नमस्कार, रणभूमि 2024 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मतदान होना है 10 सीटों पर वोटिंग लगातार हो रही है। तीसरा चरण बेहद महत्वपूर्ण और खास मानी जा रही हैं ये तमाम सीटें। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एक बड़ी खबर भी है। उत्तर प्रदेश में जो 11 बजे तक मतदान का प्रतिशत आया है वो 26.12% मतदान सामने आया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की कई सारी सीटें हैं। संभल में 29.55% मतदान हुआ है। हाथरस में 26.05% मतदान हुआ। आगरा में 25.87% वोटिंग हुई है। फतेहपुर की बात करेंगे तो फतेहपुर में 27.63% मतदान हुआ है। एटा में 27.17% मतदान। फिरोजाबाद में 24.42% मतदान हुआ है। मैनपुरी की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण ये सीट मानी जा रही है और 25.13% यहां पर मतदान हुआ है। बदायूं में 26.02% मतदान हुआ। बरेली में 23.60% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 7 मई यानी आज का दिन तीसरे चरण में 10 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, आंवला में वोटिंग लगातार जारी है। चलिए, तो 11 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए 26.12% मतदान हो चुका है और निश्चित तौर पर 10 सीटें बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीधे चर्चा का रुख करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में सबसे पहले तो जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर में समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर एसके दुबे, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। विवेक जी, बेहद महत्वपूर्ण और मुझे ऐसा लगता है निश्चित तौर पर ये जो 10 सीटें हैं जिन पर आज तीसरा चरण में वोटिंग हो रही है, कई महत्वपूर्ण सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी इन 10 सीटों पर कितनी सीटें अपने खाते में मान रही है? मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रही हूं क्योंकि तीसरा चरण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पहले चरण के बाद से कई सारे मुद्दों से भटकाव दिखा, बहुत सारी बयानबाजियां आई हैं, लेकिन इस चरण में ऐसा लग रहा था कि बेहद महत्वपूर्ण ये होगा। देखिए राखी जी, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, विपक्ष यहाँ प्रत्याशी पे प्रत्याशी बदल रहा है, उससे भी काम नहीं चल रहा तो प्रदेश अध्यक्ष बदल दे रहा है। चुनाव में 2 चरण की झुंझलाहट नेताओं के चेहरे पे साफ दिख रही है। कोई अपने कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मार रहा है, कोई कहता था कि हम अब वायनाड आ गए, यहाँ के लोगों का सोचने का तरीका अलग है, पूर्वांचल वाले ठीक से सोच नहीं पाते। जब वायनाड में हार दिखी तो भाग करके अमेठी कहते कहते रायबरेली आके गिरे। स्थिति विपक्ष की कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रही। हताश इतने हैं कि महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ भी छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। कोई झुंझलाहट में कह रहा है कि हम सत्ता में आए तो राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। किसी का बयान आज आ रहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। देश के संविधान निर्माताओं ने धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं किया था। क्यों? क्योंकि देश धर्म के आधार पर बंटने के बाद मूर्त रूप लिया था। ऐसे में जो लोग आज धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं, संविधान के साथ धोखा, पिछड़ों के साथ धोखा, दलितों के साथ धोखा करने की बात कर रहे हैं। जनता सब जानती है। 60 साल इन लोगों ने देश पर राज किया है। जिस झोपड़ी में राजीव गांधी जागते थे, उसी झोपड़ी में राहुल गांधी भी जागते थे मिट्टी में। उसका पक्का मकान नहीं बन पाया था। पक्का मकान बना गरीबों का नरेंद्र मोदी जी के समय में। रिकॉर्ड संख्या में गरीबों को पक्के मकान मिले हैं, चाहे वो शहरी हो
चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हो, चुन चुन के दिए गए हैं। कोई बाकी नहीं रहा जिसने मांगा है, पात्र है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मिला। अगर कहीं छूट गया तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उसका संज्ञान मंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंचाया और उनको मिला। इसी तरीके से इन्हें कभी याद नहीं आई कि हमारी माताएं बहनें मैदान में शौच जाती हैं। देश के प्रधानमंत्री पूर्व नरेंद्र मोदी जी ने इस समस्या को समझा, इज्जत कर दिया। आज माताएं बहनें शौच के लिए खुले में नहीं जाती। उसका परिणाम है कि जो उनके साथ दुर्घटनाएं घटती थी उसमें कमी आई। इसी तरीके से इलाज के अभाव में गरीब मर जाता था। प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को समझा, आयुष्मान योजना में उनके इलाज की मुफ्त व्यवस्था की। 5 लाख तक का इलाज गरीब के लिए राखी जी बहुत होता है। ठीक है विवेक जी, मर जाता था गरीब 1,50,000 विवेक जी, ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण जिन सीटों पर आज वोटिंग है, तीसरा चरण जिन सीटों पर हो रहा है, उसमें आप मैनपुरी की बात कर लीजिए, हाथरस चले जाइए, आगरा है, संभल है, तमाम सीटें, 10 सीटों पर मतदान। इन सीटों पर बहुत सारे फैक्टर्स देखिए काम करते हैं। जातिगत समीकरणों की बात अलग है, जो प्रत्याशी सामने हैं उनका अपना एक व्यक्तित्व होता है। पिछला ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर थी, लेकिन इस बार अभी फिलहाल मैं इन 10 सीटों की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज इन 10 सीटों पर इलेक्शन है। और मैनपुरी की जहां तक बात करूं तो डिंपल खुद चुनावी मैदान में है, तो समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि कहीं ना कहीं ये उनकी जीती जिताई सीट है। देखिए राखी जी, डिंपल जी का राजनीति जीवन में क्या योगदान है, सिर्फ ये मुलायम सिंह की बहू अखिलेश यादव की पत्नी, इसके अलावा उनका राजनीति में कहीं कोई योगदान नहीं है। और स्वयं अखिलेश यादव अगर मुलायम सिंह के पुत्र न होते। बिल्कुल विवेक जी, मैं एक सेकंड आपको बीच में रोक रही हूँ। विवेक जी, एक सेकंड आपको बीच में। लगातार तमाम लोग जो हैं इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। विवेक जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए राखी जी, जहां तक आपने बात की डिंपल यादव जी की, मैंने स्पष्ट किया कि डिंपल यादव जी अखिलेश जी की धर्मपत्नी है, मुलायम सिंह जी की बहू है। इसके अलावा उनका राजनीति में कोई वजूद नहीं है। अखिलेश यादव अगर मुलायम सिंह जी के पुत्र न होते, आज राजनीति में तीसरे पायदान पे खड़े होते। इस तरह से लोग बाप की गद्दी पे बैठे हैं और पदच्युत करके बैठे। जनता है, सब जानती है। ऐसी कमरों से राजनीति का समय समाप्त हो चुका है। जनता के बीच जाना पड़ता है, जुटना पड़ता है, उसके सुख दुख में शामिल होना पड़ता है। और वो काम भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता के अलावा आज कोई राजनीतिक दल जमीन पर उतर के नहीं करता। हमने अपने शासन काल में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाया है जो विकास से अछूता था। इस तक 60 सालों तक विकास की किरण नहीं पहुंची। एक लाभार्थी वर्ग डेवलप हुआ, इसे पहली बार लगा कि हाँ, हमको इस देश की योजनाओं का लाभ सीधे मिल रहा है। आज देश में वो प्रधानमंत्री नहीं जो दिल्ली में बैठ के कहता हूं कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचता है। आज अगर दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो वो लाभार्थी के खाते में 1 रुपया पहुंचता है। पाई पाई का हिसाब रखने वाली सरकार देश में है और उस सरकार के कामों पे जनता मोहर लगाती है। हम लगातार अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के दरबार में पहुंचते हैं। में जनता जनार्दन होती है। कोई परिवारवाद नहीं चलेगा, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, कोई क्षेत्रवाद नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में जनता की चलती है। जनता फैसला ले चुकी है, ले रही है और लेके दिखा देगी। 4 जून को परिणाम आने के बाद विपक्ष छूने नहीं मिलेगा। कहीं कहीं इक्का दुक्का लोग मिल जाएंगे ईवीएम की मैयत निकालती। इसके अलावा विपक्ष आपको राखी जी कहीं दिखाई नहीं देगा। ठीक है विवेक जी, वापस आऊंगी आपके पास। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए एचएन उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए। एचएन उपाध्याय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरी आवाज पहुंच रही है?
जी जी मैडम। एचएन उपाध्याय जी, क्या कहते हैं? आज उत्तर प्रदेश में तीसरा चरण और 10 सीटों पर जहां मतदान हो रहा है, जिसमें मैनपुरी के साथ साथ हाथरस, आगरा, संभल, फतेहपुर सीकरी, एटा, फिरोजाबाद, बरेली, आंवला, बदायूं तमाम सीटें शामिल हैं। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और कितनी सीटें इस बार लग रहा है कि गठबंधन के पास आ जाएगी, या कांग्रेस कह लूं मैं, या समाजवादी पार्टी कह लूं, और कहां कितनी भारतीय जनता पार्टी के पास? सिर्फ 10 सीटों पर बात करेंगे हम। ऐसा है राखी जी, उत्तर प्रदेश के जो 10 लोकसभा सीट के आज चुनाव हो रहे हैं, ये गठबंधन के लिए बहुत ही मजबूत सीटें हैं। चाहे संभल हो, मैनपुरी हो, फतेहपुर सीकरी हो, आगरा हो, बदायूं हो, देखिए ये सब सीटें गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। यहाँ भाजपा को कुछ मिलने वाला नहीं है। हमको पूरी उम्मीद है 10 जो सीट है उसमें कम से कम 9 सीट गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। हो सकता है 10 की 10 सीट हम जीत जाए, क्योंकि जो पहले चरण से गठबंधन के पक्ष में माहौल बना हुआ है, आज तीसरे चरण तक बल्कि गठबंधन के पक्ष में ज्यादा और बनता चला जा रहा है। और आगे और महत्वपूर्ण जो चुनाव आगे चरण है उसमें भी हमारे प्रत्याशी विजयी होंगे और 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमको पूरी उम्मीद है। चलिए, अब जहां तक मैनपुरी की बात हो रही थी, मुझे लगता है बेहद महत्वपूर्ण ये सीट मानी जाती है। और अभी विवेक जी कह रहे थे कि देखिए, अखिलेश जी की धर्मपत्नी हैं, मुलायम जी की बहू हैं, लेकिन राजनीतिक सफर यदि बहुत ज्यादा देखा जाए तो इतना कुछ उनका है नहीं या बनता नहीं है। और समाजवादी पार्टी को क्योंकि पूरा श्योरिटी है कि ये सीट उनकी ही है और वही जाएगी। जी नहीं, मैनपुरी में जिस तरह से देखिए राखी जी, मैनपुरी ही नहीं अन्य जगह जिस तरह से इनके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गठबंधन के कार्यकर्ताओं को उनकी गाड़ियों में, जैसे अमेठी का उदाहरण ले लिए, तोड़ फोड़ करना, मैनपुरी यही काम कर रहे हैं। बूथों पर वहां अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लड़ाई झगड़ा करना, उनके पर्ची को फाड़ देना। अभी अभी पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी कई पर्चियां जो है नाले आज में मिली हुई है। तो ये पता चलता है कि ये घबराहट है, इनकी हार का डर है। और मैनपुरी में जैसे डिम्पल जी की आप बात कर रहे हैं, वो अब काफी दिन से राजनीति में है और उन्होंने अपनी जनता में पकड़ बनाई है। चाहे संसद में जिस ढंग से अपने क्षेत्र और आम जनता, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, रोजगार की बात हो, महंगाई, भ्रष्टाचार, सभी पर वो बहुत मुखर होकर अपनी बात रखती है। तो ये कहना कि डिम्पल जी अभी बहुत अनुभवी नहीं है, काफी वर्षों से वह सांसद है, कई बार सांसद बन चुकी है, कन्नौज से रही है और मैनपुरी दूसरी बार चुनाव लड़ रही है। तो वो बहुत अनुभवी है और अपने अनुभव से, अपने व्यवहार से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि आम जनमानस में उनको लेकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है। और मैनपुरी में 4 लाख से अधिक मतों से संभवतः विजयी होंगी, हम लोगों को पूरा अनुमान है। चलिए, बाकी जो सीटें हैं उसमें भी जो प्रत्याशी हैं, देखिए बसपा ने भी अपने कैंडिडेट जो सामने रखे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण जो हैं वो बहुत प्रभावी रहे हैं। तो बसपा पिछले बार के रिकॉर्ड को यदि मैं उठाकर देखूं तो ओवरऑल सिनेरियो में 10 सीटें तो लेकर आई थी। तो देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई जीरो पर है। जो कैंडिडेट सामने रखे गए हैं वो कितना गेम बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। नहीं राखी जी, देखिए अभी जौनपुर में जिस तरह से प्रत्याशी बदली और बस्ती में जिस तरह से प्रत्याशी बदला आदरणीय बहन जी ने, वो पूरा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उनके अनुकूल प्रत्याशियों का चयन किया गया है। बल्कि हम यहाँ तक कहें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बीएसपी के कैंडिडेटों का नाम फाइनल होता है। ये दोनों जगह जौनपुर हो चाहे बस्ती हो, जो भारतीय जनता पार्टी को जो प्रत्याशी खड़े थे बीएसपी से नुकसान पहुंचा रहे थे, उसको तुरंत बदल दिया गया। इससे तो स्पष्ट हो चुका है कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उनके इशारे पर चल रही है। थोड़ा सा आकाश आनंद जी पर एफआईआर क्या हुआ,
बहन जी डर गई। आप खुद देखिए उनके मतदाताओं में यह गलत संदेश जा रहा है और वह सोच रहे हैं कि जब चुनाव में बहन जी जिस तरह से शांत है, जिस तरह से प्रत्याशियों को बदल रही है, उससे स्पष्ट हो चुका है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से समर्थन कर रही है, इसलिए उनका वोट भी गठबंधन की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, स्त्री सम्मान आदि समस्याओं से वह खुद बहुत दुखी है। सबसे ज्यादा दुखी तो संविधान के। ठीक है एचएन उपाध्याय जी, बीच में रोक रही हूँ। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने डॉक्टर एसके दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए। एसके दुबे जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण चरण तीसरा, 10 सीटों पर चुनाव, क्या कहते हैं 10 सीटों के समीकरण और कितनी उम्मीदें समाजवादी पार्टी को यहां से सीटें निकालने की? पहले चरण में भी हम आगे हैं, दूसरे चरण में भी हम आगे और तीसरे चरण में भी आगे। अभी इसमें तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अब आगे आ सकती है। तो ठीक है, अभी ये तो राजनीति है और कभी इनका जमाना था 14 में, 19 में इनका जमाना आया था, लेकिन अब 24 में जमाना इनका गया और हम फुल वापसी कर रहे हैं मैडम। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसका रीजन है ये बढ़ती हुई महंगाई, ये बढ़ती हुई बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, सड़कों पर दौड़ती हुई गायें, गौशाला में मरती हुई गायें, इस चीज का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी हर मामले में फेल रही है और कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कहीं लाइट की व्यवस्था है, कहीं सड़कें खुदी पड़ी हैं। इस तरीके की एक समस्या हो तो ठीक है, पब्लिक एडजस्ट करती, लेकिन यहाँ तो समस्याओं का जाल बिछा के रखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो निश्चित तौर पर जनता इस बार ये सोच के बैठी है, वो मौके की तलाश में थी और आज उसको मौका मिला है तीसरे फेज में एक बार फिर, तो उसका उपयोग करेगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को ये जरूर कहना चाहूंगा, अभी मैं एक चैनल पे था, उस चैनल पे मैं एक बहुत अच्छा क्लिप आया, वीडियो आया कि एक बंदे के दोनों हाथ में, वो वेल एजुकेटेड CS MBA बंदा, और वो वोट करने आया। ये कितनी खूबसूरत चीज है कि आप सोचिए, अब उससे ज्यादा परेशान कौन होगा इस दुनिया में, इसके दोनों हाथ में, लेकिन फिर भी वो बंदा वोट के लिए आया और पिछले 15 साल से वोट दे रहा है। तो इस तरीके की न्यूज अगर सभी चैनल दिखाएं तो निश्चित तौर पर जो जनता वोट के प्रति इतना तो नहीं होती है, वो एक बार वोट डालने के लिए विचार तो करेगी और बाहर निकलेगी। ठीक है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक आए और वोट करे। अब रहा राजनीतिक सवाल, समाजवादी पार्टी इस जो तीसरे फेज में है वो हम पूर्णता आ रहे हैं मैडम, और ये 4 तारीख को जब वो आपका चुनाव परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि थर्ड फेज की 10 सीट समाजवादी पार्टी के नाम गई। चलिए, दावे हैं अपने अपने, निश्चित तौर पर जनता का निर्णय जो होगा अब वो 4 जून को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। विवेक जी, अपनी बात रखिएगा। और मुझे लगता है आपने कहा कि विकास कार्य जो हुए हैं या जो काम किए गए हैं, जो पिछली बार काम किए गए हैं, उन तमाम चीजों की बिना पर जनता वोट डालेगी। लेकिन मुझे लगता है इस बार की जो बातें थी, जो मुद्दे थे, जो वादे थे, उस पर तो पहले चरण के बाद बात होना ही बंद हो गई थी। तो आपको लग रहा है कि जनता जो है वाकई अपनी समस्याओं को समझते हुए सारी चीजों पर वोट कर रही होगी, या फिर क्योंकि मुद्दों से भटके हैं वो तमाम चीजों जो चीजें हैं वो भी काम करेंगी? मुद्दों को भी गिना रहे हैं जो हमने जनता के लिए किए हैं, काम किए, और पूर्ववर्ती सरकारों की विफलताओं को भी गिना रहे हैं। हम सारे विषयों पे चर्चा के साथ जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमने जो काम किए कोई 1-2 काम नहीं है। देश में 100% गाँव में बिजली हमारे शासन काल में पहुंचाई। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे शहरी चाहे ग्रामीण, रिकॉर्ड संख्या में भवन बना के देने का काम हमने किया। ये सब तारीखों में दर्ज है, इसे कोई झुटला नहीं सकता। शौचालय हो, मुफ्त राशन हो, बिजली हो, हर घर जल योजना हो, ये सारे कार्य हमारे शासन में हुए। अगर पूर्ववर्तियों ने अपने 60 साल के शासन में लोगों को स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की चिंता की होती
बाद अमृत काल में हमें इस पे कार्य न करना पड़ता। ये सारी चीजें हैं, ये देख रही है जनता कि हमें विकास की किरण किस शासन में किसके काल में मुहैया हुई। आज देश में वैसा प्रधानमंत्री नहीं है जो ये रोता हो मैं 1 रुपए भेजता हूँ 15 पैसे पहुंचता है। आज देश का प्रधानमंत्री पाई का हिसाब रखता है और जो भेजता है वो लाभार्थी तक सीधा पहुंचता है। और जो लोग कहते हैं किसान मुफ्त राशन दे रहे हैं, भाई आपके शासन काल में रोज अखबारों में छपता था फला परिवार की भूख से मौत हो गई। हमने अपनी पिछली सरकार में जिलाधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय जब लॉकडाउन था, आप शासित प्रदेशों से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग भगाए जा रहे थे, पैदल सीमा पार करने के लिए मजबूर थे। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कहीं का राशन कार्ड ठीक है। चलिए विवेक जी मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। मुझे लगता है ठीक है, तीसरा चरण भी शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, बहुत सारी तस्वीरें साफ कर देगी और वोटिंग के जो ओवरऑल एक परसेंटेज आएगा उससे भी समझ में आएगा कि क्या इन 2 चरणों के बाद तीसरे चरणों में कुछ इजाफा हुआ है या, क्योंकि लगातार ये चरण बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था तमाम सीटों के लिए ही। फिलहाल रणभूमि में इस चर्चा में इतना ही। लगातार अपडेट स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।